कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 19 डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे नोट्स की कॉपी मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है। 11th क्लास 12th क्लास दोनों के नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। चलिए डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहला टॉपिक। तो इसमें तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या है ये समझना है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। दो तरीके की फोर्सेस हैं, नाम से समझ में आ रहा है। एक तो कंजर्वेटिव टाइप की हैं, एक नॉन कंजर्वेटिव टाइप की हैं। किन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं और किन्हें नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब ये फोर्सेस तो ऑर्डिनरी फोर्सेस ही हैं जो हमेशा होती हैं। ये दो क्लासेस हैं, तो इन दोनों क्लासेस में से कोई सी क्लास में कैटेगराइज करते हैं हम किसी फोर्स को। तो कोई फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है। कब कहलाती है कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव तब कहलाती है जब वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करती हो, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हो, तो कंजर्वेटिव कहलाती है। अदरवाइज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन ओनली, पाथ इंडिपेंडेंट एंड वाइस वर्सा। एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क करती है वो एक केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है। तो सच ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जिसमें पाथ पे डिपेंड ना करता हो, केवल पोजीशन पे डिपेंड करता हो, ऐसी फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। एंड वाइस वर्सा, जो अगर पाथ पे डिपेंड करता होगा तो वो फिर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कौन से एग्जांपल्स हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगती है वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कौन से एग्जांपल है? जैसे फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी एक डिफाइन की जाए अगर, तो उसका फंक्शन होती है कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी इसका फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी एक पैरामीटर है। पोटेंशियल एनर्जी एक पैरामीटर है। इस पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन यानी इस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर फोर्स कंजर्वेटिव है। तो इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन किया जा सके किसी फोर्स को, तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। अगर अदरवाइज तो उसको इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में डिफाइन किया नहीं जा सकता था। तो डिफाइन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। और डिफाइन करते कैसे हैं? F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। हियर F इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड U इज पोटेंशियल एनर्जी एंड X इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस U को एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप X के रिस्पेक्ट में। तो जब और ये माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि F की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की डायरेक्शन के अपोजिट में है। पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की डायरेक्शन में अपोजिट है। ये माइनस सिंबल से पता चल रहा है। F U पे डिपेंड कर रहा है। किस रिलेशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है? ये जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा है डी यू अपॉन डी एक्स का निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हो। तो इससे डिपेंड कर रहा है। तो लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ? कैसे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप x के अलोंग मूव करते हो, यानी x की वैल्यू में चेंज आता है, वैसे वैसे u में भी चेंज आता है। और वो u में चेंज कैसे आएगा? जिस डायरेक्शन में f है, u में चेंज उसका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये माइनस साइन से यही पता चल रहा है कि f जिस डायरेक्शन में है, u उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। जिस डायरेक्शन में f है उस डायरेक्शन में तो u डिक्रीज होता जाएगा। u में चेंज तो आना ही है। अगर u स्टेशनरी रहता है x के साथ में तो फिर ये f ही जीरो हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो u को तो चेंज तो होना है x के साथ में। तो अब x के साथ में u चेंज होगा तो उसकी चेंज होने का जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, वो कैसे होगा? f की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में f लगी हुई है उस डायरेक्शन में आप जाओगे तो u कम होते जाएगा, निगेटिव होगा उस तरफ, निगेटिव चेंज आएगा। ये निगेटिव सिंबल का यही मतलब है। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। सेकंड है पॉइंट नंबर 2, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करती है तो वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है।
वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर सेम है, पाथ आप कोई भी अडोप्ट कर लो, तो वर्क डन की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड इट रेंजेस आर फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स से लेकर के फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स तक। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको वर्क मिल जाता है। लेकिन ये बता रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स आई पे और एक्स एफ पे डिपेंड कर रहा है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। राउंड ट्रिप से क्या मतलब है, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, आप चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो आपका राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। तो राउंड ट्रिप में कितना वर्क करती है कंजर्वेटिव फोर्स, तो जीरो वर्क करती है हमेशा, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम ही हो गई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क तो जीरो ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस का ही डिस्प्लेसमेंट था और वही उसी से आप वर्क कैलकुलेट कर रहे थे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, अगर कंप्लीट राउंड ट्रिप में सेम होती है तो वो सेम हो गई, तो वर्क डन भी जीरो हो गया। तो इस बात को मैथमेटिकली कैसे डिनोट करोगे, W इज इक्वल टू दिस राउंड ट्रिप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, क्लोज लूप इंटीग्रेशन, इसको क्लोज लूप इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो ये इसका सिंबल आप देखें, इंटीग्रेशन के ऊपर जीरो बना करके या O बना करके इसका सिंबल है, तो इसको कहते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन। क्लोज लूप का मतलब है कि जिस पॉइंट से आपने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया था, इंटीग्रेट करते 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 वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं, तो सच ए वैल्यू यू गेट जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में। तो मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, ये समझें सबसे पहले। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है। तो किसी भी टाइम पे आप उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, वह उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज इफ द बॉडी इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन ये कांस्टेंट बना रहता है, मैकेनिकल एनर्जी इसको कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, लेकिन दोनों का समेशन उतना ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम का केस आप ले लो। पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम जब ओसिलेट करता है तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सिंपल पेंडुलम में जो बॉब है वो कहीं पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है और कहीं पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहती है, लेकिन किसी भी टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो वो उतना ही मिलेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। और कंजर्व क्यों है, बिकॉज इट इज एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन 1/2 kx² है। ये कैलकुलेट करना सीखते हैं, चलिए, कि कैसे कैलकुलेट करें कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। 1/2 kx² होती है, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, जितना उसको स्ट्रेच किया है वो। तो एक सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेंगे कि स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है वो F = -kx के बराबर होती है, -kx के बराबर होती है। F रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स से क्या मतलब है, स्प्रिंग को जब आपने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच को जब छोड़ दोगे, आप उसको छोड़ दो, लीव कर दो, तो लीव करते के साथ ही स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगी। तो ओरिजिनल शेप रीगेन करने के पीछे रीजन क्या है, कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लेके आई है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो जैसे ही आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जितना आपने इसको स्ट्रेच किया है उसके प्रोपोर्शनली होती है। अगर आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई वो भी थोड़ी सी प्रोड्यूस हुई है, स्मॉल अमाउंट की। आपने स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हो गई वो भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस हो गई। तो ये जो F है ये प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, यानी स्ट्रेच के। स्प्रिंग को जितना भी स्ट्रेच करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। स्प्रिंग को स्ट्रेच ही नहीं किया तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी।
तो इससे ये समझ में आता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो इसलिए एक तो आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, और दूसरा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो एक माइनस सिंबल आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। तो ये इक्वेशन है जो गवर्न करता है स्प्रिंग को, जब आप स्ट्रेच करते हो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स इस एक्सप्रेशन से मिलती है, f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमने इस एक्सप्रेशन को नंबर 1 एक्सप्रेशन लिख लिया। हियर f इज रिस्टोरिंग फोर्स, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्प्रिंग की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन ये सब कहते हैं। तो वो मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेसमेंट है उसको x से डिनोट कर रखा है, तो f की वैल्यू माइनस के एक्स के बराबर है। नाउ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल लेंथ dx। रिस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क करेगी अगर आप इसको dx से स्ट्रेच कर रहे हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगी dw इज इक्वल टू माइनस के एक्स dx, dw इज इक्वल टू f dx, f की वैल्यू माइनस के एक्स, f की वैल्यू माइनस के एक्स क्यों रखी है, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू तो माइनस के एक्स ही है। वर्क अदरवाइज कैलकुलेट कैसे करते हो, तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स से कैलकुलेट करते ही हो। अब रिस्टोरिंग फोर्स ने कितना वर्क किया ये कैलकुलेट कर रहे हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू रख लो, तो dw इज इक्वल टू दिस माइनस के एक्स डी एक्स। नाउ अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि हमने कितना वर्क किया स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, तो हमने कितना वर्क किया है, दैट विल बी प्लस के एक्स डी एक्स। Work done by us when spring is stretched by small length dx, dw is equal to plus kx dx। रिस्टोरिंग फोर्स ने कितना वर्क किया था, माइनस के एक्स dx, हमने कितना वर्क किया है, प्लस के एक्स dx। ये हमने जो वर्क किया है, हमने पॉजिटिव वर्क किया है, हमने जो वर्क किया है वही तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन के उसमें स्टोर्ड है, तभी तो वो स्प्रिंग वर्क कर सकती है। स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करके रख देते हो, नाउ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। जैसे उसको रिलीज करोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगी, यानी कि वो वर्क कर सकती है। तो ये वर्क क्यों कर सकती है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, और इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, इसके पास एनर्जी वहीं से आई जहाँ से हमने जो वर्क हमने इसके ऊपर किया था वही इसकी एनर्जी बन के इसमें स्टोर्ड है। तो वर्क डन बाय अस व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल लेंथ dx, dw इज इक्वल टू प्लस के एक्स dx। टोटल वर्क डन बाय अस, टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेट कर दो। ये तो स्मॉल वर्क का एक्सप्रेशन था ना, dw इज इक्वल टू एफ dx यानी कि x dx। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से लेकर के x तक। तो w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू x, और इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने में इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको इंटीग्रेशन से बाहर रख लो, बाकी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, k है कांस्टेंट वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसको बाहर रख लिया। तो अंदर क्या बचा, केवल इंटीग्रेशन में x dx बचा, यानी कि यू हैव टू इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। तो एक्सप्रेशन मिल गया आपको w इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाता है एक्सप्रेशन w इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय यू ऑन द स्प्रिंग एंड इट इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, u इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग इज कैलकुलेटेड। पेज नंबर 19 में इतना ही है। पेज नंबर नेक्स्ट टॉपिक के साथ पेज नंबर 20 में कंटिन्यू करेंगे।